हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम जो है क्लास 7 की हिस्ट्री का चैप्टर 3 का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले पार्ट में हमने दिल्ली के सुल्तान के बारे में यानी कि गुलाम वंश के बारे में देखा था। हमने देखा था जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना, ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद, इन सब के बारे में हमने स्टडी किया था। और आज हम स्टार्ट करेंगे ना खिलजी वंश। किस वंश? खिलजी वंश को। ठीक है, तो देखिए हमने जो है एक डेटा के थ्रू यानी कि दिल्ली के शासक, देखिए चैप्टर का नाम है दिल्ली के सुल्तान, और अगर हम दिल्ली के सुल्तानों के बारे में नहीं जानेंगे तो फिर तो कोई हाजिब नहीं है, है ना। तो ये चीज़ है ना कि दिल्ली के शासकों के बारे में हमें जानना ही जानना है, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आज हम देखेंगे ना जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बात अगर मैं करूं खिलजी वंश की ना, तो खिलजी वंश का शासनकाल चला 1290 से लेके 1320 तक। तो खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। ठीक है, तो इस वंश में ना कुल 4 शासक हुए। पहला शासक था फिरोज शाह खिलजी, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी और चौथे नासिरुद्दीन खुसरो शाह। तो इसमें से ना ये 2 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिरोज शाह खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश कौन था दिल्ली सल्तनत का, तो ये था खिलजी वंश, और सबसे ज़्यादा समय तक तुगलक वंश, जिसे हम आगे देखेंगे। ठीक है, 30 वर्ष का शासनकाल किया खिलजी वंश ने। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो खिलजी वंश के शासकों को ना सर्वमान्य रूप से स्वीकृति नहीं मिली। देखिए तुर्की अमीर उन्हें जो है अफगान मानते थे, लेकिन खिलजी जो थे वे तुर्क थे और अफगानिस्तान के खल्ज क्षेत्र में रहते थे। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में। इन्होंने शासन किया 1290 से लेके 1296 ईस्वी तक। तो देखिए ये दिल्ली के ऐसे प्रथम सुल्तान थे जिसकी आंतरिक नीति दूसरों को प्रसन्न करने के सिद्धांत पर थी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। मैं इसके बारे में बता दूं कि इसने जो ना है हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया। ठीक है, देखिए उदार दृष्टिकोण अपनाया। ये उदार था, दयालु था, विनम्र शासक था। ठीक है, और इसका उदार शासन ना दुर्बलता का प्रतीक माने जाने लगा। कैसे? देखिए खिलजी सामंतों का ना युवा वर्ग उसकी उदार नीतियों से अप्रसन्न था, खुश नहीं था। तो उसके ना सत्ता संभालने के तुरंत बाद इल्बरी सरदारों ने विद्रोह कर दिया, लेकिन उसके जो है उसने ना उसका दमन करने की बजाय क्या किया, उन्हें क्षमा कर दिया। तो साम्राज्य विस्तार में भी उसे विशेष सफलता नहीं मिली। हालांकि क्या था ना कि उसने रणथंभौर को जीता, भिलसा की विजय की, देवगिरी पर आक्रमण किया, तो मंगोल आक्रमणकारियों के साथ ना उसने संधि कर दी। तो ये देखिए ये जो जलालुद्दीन की कमजोरी और अलोकप्रियता का फ़ायदा उठाकर ना उनके भतीजे और दामाद, ध्यान रखेंगे भतीजे और दामाद अली गुरसास्प ने, यानी कि अली गुरसास्प नाम था अलाउद्दीन खिलजी का, ने सत्ता पर अधिकार करने का षड्यंत्र रचा। तो अलाउद्दीन खिलजी ना उस समय कड़ा क्षेत्र का जो है प्रांतपति था और एक सफल सेना नायक भी था। तो वो जो है 1296 में सत्ता पे अधिकार कर लिया। अब देखिए थोड़ा सा हम बात कर ले। देखिए क्या है ना, मुसलमानों का दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण जलालुद्दीन के समय में देवगिरी के शासन रामचंद्र देव पर हुआ। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे नोट्स में लिखा हुआ है ना, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरी स्टडीज़ करके मैंने जो है नोट्स बनाया है, तो ऐसे ही नहीं है ये नोट्स, है ना, मैंने आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी की है इसमें। ठीक है, उसने जो है ना मलिक छज्जू को विद्रोह करने के बावजूद क्षमा कर दिया। अब देखिए क्या है ना कि एक शासक के लिए ना इतना उदार दिल होना जो है अच्छी बात नहीं होती। ठीक है, तो 2000 मंगोल जो है इस्लाम धर्म इसके शासनकाल में स्वीकार किए। ये चीज़ महत्वपूर्ण तथ्य हो जाती है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है इसका मूल नाम था अली गुरसास्प। क्या नाम था? अली गुरसास्प। तो ये अलाउद्दीन खिलजी जो है ना वो जलालुद्दीन के भाई शिहाबुद्दीन मसूद खिलजी का पुत्र था। ध्यान रखेंगे। तो बलबन के लाल महल में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया। कहाँ राज्याभिषेक करवाया? बलबन के
लाल महल में। तो सुल्तान बनने के पश्चात ना अलाउद्दीन ने जो है, अलाउद्दीन के सामने अनेक कठिनाई आई। देखिए, जलालुद्दीन का वध करने के कारण जो है उससे जो है प्रजा घृणा करती थी, तो अनेक जलाली सरदार ना उससे असंतुष्ट थे और दिवंगत सुल्तान यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पुत्र अरकली खां, ध्यान रखेंगे अरकली खां मुल्तान का प्रांतपति था। तो मंगोल की एक अन्य समस्या थी ये कि पंजाब में खोखरा का विद्रोह जारी था। तो उस समय ना जो है उस समय शासक को, दिल्ली के शासक को चुनौती दे रहे थे। तो सुल्तान बनने के पश्चात ना अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम, ध्यान रखेंगे, अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम पूर्व सुल्तान के पुत्र अरकली खां सहित उसके परिवार के समस्त सदस्यों के कत्लेआम कर दिया। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये जो है, इसने जो है ना सबसे पहला ऐसा सुल्तान था ये जिसने राजनीति को धर्म से पृथक किया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसने जो है ना खलीफा की सत्ता की मान्यता तो दी, लेकिन प्रशासन में उसके हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया। वह निरंकुश राजतंत्र में जो है विश्वास करता था, ठीक है, यानी कि सुल्तान के शासन जो है वो निरंकुश हो, किसी का अंकुश ना हो, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए उपाधियां क्या क्या ग्रहण की, जैसा कि मैंने बताया कि उपाधि किन किन विद्वानों को, संरक्षण, कहाँ कहाँ का क्षेत्र जीता, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एग्जाम में आना ही आना है। तो उपाधि क्या है, यामीन उल खिलाफत, क्या, यामीन उल खिलाफत, और दूसरी उपाधि है नासिर अमीर उल मुमनिन, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए खजाइनुल फुतूह में ना अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान और युग का विजेता, जनता का चरवाहा आदि उपाधियों से विभूषित किया। अब देखिए इसके काल में कौन कौन से विद्रोह हुए हैं। तो पहला विद्रोह है नव मुस्लिमों का विद्रोह, दूसरा अकत खां का विद्रोह, तीसरा मंगू खां का विद्रोह और चौथा हाजी मुल्ला का विद्रोह। तो अलाउद्दीन के ना विद्रोहों को दमन की नीति हुई जो है 4 अध्यादेश जारी किए। सबसे पहला कि धनी व्यक्तियों से उसकी संपत्ति छीनना, दूसरा गुप्तचर विभाग का गठन, ठीक है, तीसरा मद्य निषेध को लागू करना और चौथा अमीरों के मेल मिलाप व वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध। और देखिए मंगोलों का ना सर्वाधिक बार आक्रमण जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण किसके काल में हुआ, तो किसके काल में हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुआ। देखिए मंगोल आक्रमण से ना दिल्ली की रक्षा के लिए सीरी नगर की स्थापना की। हमने जो है पहले पार्ट में हमने सीरी मैप में देखा था ना, तो सीरी की स्थापना की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। किस लिए, मंगोल आक्रमण से रक्षा के लिए। और इसमें जो है ना सीरी दुर्ग का निर्माण करवाया गया, किलों को योग्य और कुशल अधिकारियों के अंतर्गत रखा गया। तो मंगोल आक्रमण से ना निपटने के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई गई। किसकी नीति अपनाई गई, रक्त और लौह की नीति अपनाई गई। अब देखिए इसी प्रकार हम जीतेंगे। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा विजित राज्य, देखिए गुजरात 1297, रणथंभौर 1301, चित्तौड़ 1303, मालवा 1305, सिवाना 1308, जालौर 1311, ध्यान देंगे। अब देखिए क्या है ना कि अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत की ओर ना देवगिरी पर, ध्यान रखेंगे देवगिरी पर 1306-7 में मलिक काफूर के अधीन किसको हराया, रामचंद्र, ध्यान रखेंगे रामचंद्र को हराया, ठीक है। तो रामचंद्र पराजित हुआ और उसने जो है अधीनता उसकी स्वीकार कर ली। तो अलाउद्दीन ने उसे उचित सम्मान दिया ताकि देवगिरी का उपयोग दक्षिण के अन्य राज्यों के विरुद्ध किया जा सके। अब देखिए वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव को, ध्यान रखेंगे वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव को भी इसने जो है परास्त किया। इसने भी अलाउद्दीन की जो है अधीनता स्वीकार कर ली और इसके माध्यम से अलाउद्दीन ने दक्षिण के राज्यों में अपने अधिराजत्व का दावा थोप दिया। अब दूसरी ओर देखिए अलाउद्दीन जो था ना नियमित आर्थिक आय भी प्राप्त होती रही और अपने खजाने पर किसी प्रकार का अधिभार डाले बिना उसने जो है दक्षिण के अभियान को पूरा किया। तो ये सारा जो है ना ये मलिक काफूर के नेतृत्व में ये सारी चीजें जीती अलाउद्दीन खिलजी ने। अब देखिए अब बात करते हैं ना अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण प्रणाली की। ये देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में ना
अलाउद्दीन की महत्ता सिर्फ उसके सैन्य अभियानों के कारण नहीं थी, बल्कि उसके बाजार नियंत्रण प्रणाली एवं मूल्य निर्धारण की नीति के कारण भी था। अब देखिए, उसने ना आर्थिक सुधारों के संबंध में जो है बहुत अच्छा प्रयास किया। देखिए क्या किया ना, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण के बारे में विस्तृत जानकारी कहाँ मिलती है? तारीख ए फिरोज शाही, जिसे लिखा है जियाउद्दीन बर्नी ने। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन और क्रिएट हो जाता है कि तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखी है? जियाउद्दीन बर्नी ने। इसके अलावा भी अमीर खुसरो के खजाइन मुल्क और इसामी की फुतुह उस सलातीन और इब्न बतूता की रेहला में इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ इसकी जानकारी मिलती है? तारीख़ फिरोज शाही में, ठीक है, और कहाँ? खजाइन मुल्क में, फुतुह सलातीन में और इब्न बतूता की रेहला में। ध्यान रखेंगे, ठीक है। और क्या है ना कि देखिए, बर्नी के अनुसार क्या हुआ कि जो है अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति सैनिक उद्देश्यों से प्रेरित थी, जबकि अमीर खुसरो ने कहा कि अलाउद्दीन का उद्देश्य जो है आम प्रजा को राहत पहुंचाना है। तो ये जो बाजार नियंत्रण नीति था ना, इसके अंतर्गत मूल्यों का निर्धारण करना, ठीक है, क्या आता है? मूल्यों का निर्धारण करना, ठीक है, ये चीज़ शामिल थी। तो अलाउद्दीन ने ना दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे कि खाद्यान्न हो गए, वस्त्र, पशु, दास दासी, इन सब की सूची तैयार करवाई। और क्या किया? इन वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए गए, ठीक है। और अलाउद्दीन ने ना विभिन्न वस्तुओं के लिए विभिन्न प्रकार के बाजार संगठित किए, कई अधिनियम बनाए, और ये बाजार थे मंडी, ठीक है, गल्ला बाजार, सराय अदल, वस्त्र बाजार, घोड़ों, दासों, मवेशियों के बाजार, ठीक है, ये सारी चीज़ की। अब देखिए, मंडी में ना अनाजों की खरीद बिक्री होती थी और उनके मूल्य निर्धारित थे, तो भाव की स्थिरता ना इस युग की बहुत अद्भुत घटना थी। तो एग्जाम में पूछा भी जाता है, ये इसकी ट्रिमेंडस नीति थी, बाजार नियंत्रण व्यवस्था, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब देखिए, मंडी प्रमुख को कहा जाता था शाहना ए मंडी। पूछा भी जाता है शाहना मंडी कौन? तो ये मंडी प्रमुख। वस्त्र बाजार को क्या कहा जाता था? सराय ए अदल। परमिट अधिकारी को क्या कहा जाता था? परवाना नवीस। और दीवान रियासत प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए हायर किया गया था। और बाजार अधीक्षक कौन था? मलिक काबुल। ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं अलाउद्दीन की कर प्रणाली को। देखिए, भारत का ना पहला मुस्लिम शासक जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व जो है निश्चित किया। देखिए, इसने ना 50% भूमि यानी कि खराज के रूप में निश्चित किया। तो ये भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया। तो मसाहत, ध्यान रखेंगे, क्या बोला मैंने? मसाहत, ये ना मापन पद्धति थी, ठीक है। मसाहत जो थी इसकी मापन पद्धति थी और इसके अंतर्गत समस्त भूमि पर 50% एकीकृत दर से लगान वसूल किया जाता था, ठीक है। तो अलाउद्दीन ने ना आवास कर और चराई कर यानी कि चरी कर घरी कर, फेमस है, एग्जाम में पूछा जाता है कि चरी कर घरी कर किसने लगाया? तो ये लगाया अलाउद्दीन खिलजी ने। ध्यान रखेंगे। जजिया लगाया किस पे? गैर मुसलमानों से, किनको किनको छोड़ के? गैर मुसलमानों को, स्त्रियों, बच्चों, अपंगों को छोड़कर सभी पे जजिया कर लगाया, ठीक है। जकात लगाया। जकात किसे कहा जाता है? धार्मिक कर, मुसलमानों की संपत्ति का 40वां भाग। खुम्स लगाया, ये युद्ध की लूट का भाग था, ठीक है। और अलाउद्दीन मोहम्मद तुगलक ने ना इस नियम का उल्लंघन करते हुए 4/5 भाग, ध्यान रखेंगे, राज्य और 1/5 भाग ये सैनिकों को दिया। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो उपज का ध्यान रखेंगे, उपज का 50% भूमि कर देना होता था, निश्चित किया गया। और आवास घर, घरी कर और चरी कर भी दिया जाता था। जजिया कर मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। जकात भी बता दिया। ये एक टर्म है दीवाने मुस्तक राज, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये इसकी स्थापना ना भ्रष्टाचार और लूट खत्म करने के लिए की गई। क्या करने के लिए की गई? भ्रष्टाचार और लूट खत्म करने के लिए की गई। कहाँ? राजस्व व्यवस्था में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए, अलाउद्दीन ने ना तो मुक्त प्रथा समाप्त की और ना ही खूती प्रथा यानी कि जमादारी प्रथा। उसने केवल स्वामियों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। तो भूमि की पैमाइश कराकर सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूल करने की व्यवस्था सर्वप्रथम अलाउद्दीन ने आरंभ की। क्या किया? भूमि की पैमाइश कराकर सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूल करने की व्यवस्था किसने स्टार्ट किया? ये किया अलाउद्दीन खिलजी ने।
अब आइए बात कर लेते हैं सैनिक सुधार के बारे में। ठीक है, तो क्या है ये ना, प्रथम सुल्तान था। देखिए जो जो चीज़ें प्रथमतः हो रही है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए ये प्रथम सुल्तान था जिसने एक शक्तिशाली स्थायी केंद्रीय सेना की स्थापना की। ठीक है, तो मैं बता दूं अकॉर्डिंग टू फरिश्ता उसकी विशाल सेना 4 लाख, ध्यान रखेंगे 4,75,000 अश्वरोही थे। ठीक है, और क्या अलाउद्दीन खिलजी के समय में ना मंगोल सैन्य जो है वर्गीकरण को सल्तनत की सेना में पूर्णतः क्रियान्वित किया। सेना को इकाइयों में विभाजित किया, 100, 1000, 10,000 पर आधारित थी। ठीक है, ध्यान देंगे ये। और ये जो अलाउद्दीन था ना इसने सैनिकों का हुलिया लिखने की भी प्रथा और घोड़ों को दागने की प्रथा का आरंभ किया। तो ये तो एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, कि अलाउद्दीन ने सैनिकों का हुलिया लिखने की और घोड़ों को दागने की प्रथा आरंभ की। अब देखिए 10,000 सैनिक टुकड़ियों को ना क्या कहा जाता था, तुमन। क्या कहा जाता था, तुमन। तो सैनिकों को नकद वेतन देने की प्रथा भी शुरुआत की अलाउद्दीन ने, ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे। सेना मंत्री क्या कहलाता था, आरिज ए मुमालिक। ध्यान रखेंगे आरिज ए मुमालिक द्वारा जो है सेना की भर्ती की जाती थी। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि जो अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था का उद्देश्य जो था ना वो सैनिकों की वेतन में कमी करके उस जो है मूल्य को बढ़ने से रोकना था। अब इस व्यवस्था में देखिए क्या होगा कि वेतन पर एक बड़ी सेना की स्थापना भी हो जाएगी और मूल्य नहीं बढ़ेंगे तो उसे अब वेतन भी नहीं बढ़ाना पड़ेगा सैनिकों का, ये चीज़ है। ठीक है, तो देखिए कम वेतन पर एक बड़ी सेना की स्थापना करने में अलाउद्दीन जो है था ना वो सफल रहा। देखिए अगर मैं अलाउद्दीन के बारे में थोड़ा सा बता दूं तो ये जो है ना मध्य युग के शासकों में एक बहुत महत्वपूर्ण शासक था। ठीक है, इसने अपने जीवन के शासनकाल में और साम्राज्य विस्तार में बहुत अच्छी सफलता हासिल की। अलाउद्दीन जो था ना वो साम्राज्यवादी शासक था। इसने अपने राज्य विस्तार के लिए बहुत सारे कार्य किए, चाहे वो जिस भी फील्ड का हो, चाहे देखिए सेना के क्षेत्र में हो, चाहे बाजार के क्षेत्र में हो, इसने हर जगह जो है कार्य किया। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के ना शौर्य की चर्चा जोधपुर प्रांत के जो है एक संस्कृत शिलालेख में भी की गई है। तो उसमें वर्णित है कि अलाउद्दीन खिलजी जो था ना वो देवतुल्य यानी कि देवता के समान जो है शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हुई उसके काल में। हालांकि क्या है ना कि सुल्तान के समकालीन अमीर खुसरो और जो है इस्लामी विद्वानों द्वारा उसे एक भाग्यवादी व्यक्ति कहा गया। अलाउद्दीन खिलजी जो था ना एक महान निर्माता और विद्या प्रेमी था। उसने सीरी का किला, 1000 खंबा महल और अनेक तालाब और सराय भी बनवाई। तो कुतुब मीनार के निकट ना उसने जो है बनाया अलाई दरवाज़ा, ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे। और अपने अंतिम दिनों में ना वो जो है रोग से पीड़ित हो गया। ठीक है, और इस समय मलिक काफूर के दरबार में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया मलिक काफूर ने। ठीक है, और 4 जनवरी ध्यान रखेंगे 4 जनवरी 1316 ध्यान रखेंगे 4 जनवरी 1316 में अलाउद्दीन का जलोदार रोग ठीक है इससे निधन हो गया। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इसके बाद बना, ये दोनों तो ऐसे ही हैं शासक, थोड़ा सा देख लेते हैं लेकिन इनके बारे में भी। शिहाबुद्दीन उमर, तो ये जो है अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात मलिक काफूर ने शिहाबुद्दीन को गद्दी पर बैठाया और उसका संरक्षक बन गया। ठीक है, इसके बाद आता है शासक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। इसका शासनकाल था 1316 से 1320 तक। तो दिल्ली सल्तनत का ये प्रथम शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज यहीं समाप्त होता है ये वीडियो और इसके पश्चात हम देखेंगे तुगलक वंश। ठीक है, तो तुगलक वंश में बेसिकली हम पढ़ेंगे गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए यहीं समाप्त करती हूँ अपने वीडियो को। कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।